हेलो एंड वेलकम टू एमएलजी क्लासेस। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अनीता देसाई। अनीता देसाई जो कि ग्रेट इंडियन इंग्लिश राइटर रही हैं। इस वीडियो में उनकी लाइफ के बारे में और उनके जो लिटरेरी वर्क है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमें अच्छी वीडियो बनाने के लिए बूस्टअप मिलता है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। अनीता देसाई। अनीता देसाई जो कि ग्रेट इंडियन नॉवलिस्ट रही हैं, उनका पूरा नाम था अनीता मजूमदार देसाई। उनका बर्थ हुआ था 24 जून 1937 और बर्थ प्लेस था मसूरी। उनके जो पेरेंट्स थे, उनके फादर थे डीएन मजूमदार जो कि बंगाली थे और उनकी मदर का नाम था टोनी नाइम और वो एक जर्मन थी। उनके फादर और मदर की फ़र्स्ट मीटिंग हुई थी बर्लिन में। वहाँ पे उनके फादर जो थे इंजीनियरिंग पढ़ते थे और उन दोनों ने फिर शादी कर ली और बाद में वो दिल्ली सेटल हो गए थे। अगर लैंग्वेजेस की बात की जाए कि अनीता देसाई को कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी जिन पे कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, तो वो थी हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, उर्दू और बंगाली। उनकी एजुकेशन की बात की जाए तो उनकी जो स्कूलिंग हुई थी वो क्वीन मैरीज हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली से हुई थी और 1957 में उन्होंने अपनी बीए कंप्लीट की थी इंग्लिश लिटरेचर में और कंप्लीट किया था उन्होंने मिरांडा हाउस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। मैरिज और चिल्ड्रन की बात की जाए तो 1958 में उन्होंने मैरिज की थी अश्विन देसाई के साथ, जो कि डायरेक्टर थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी के और उनकी तरह अनीता देसाई की तरह ऑथर ही थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी बिटवीन एटर्निटीज़ आइडिया ऑन लाइफ एंड कॉस्मोस और उनके 4 बच्चे थे और उन 4 बच्चों में से एक का नाम था किरण देसाई, जो कि बहुत ही फेमस राइटर हैं और बुकर प्राइज़ विनर भी हैं। ये तो थी अनीता देसाई की बायोग्राफ़ी। अभी उनके लिटरेरी करियर के बारे में बात करते हैं जिनमें से मेनली क्वेश्चन आते हैं। अनीता देसाई मेनली नॉवलिस्ट थी, उन्होंने ज़्यादातर नॉवल ही लिखे हैं। तो उन्होंने लिखना कब शुरू किया था? जब वो 7 साल की थी, उन्होंने तब से इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया था और जो उनकी फ़र्स्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी वो पब्लिश हुई थी एट द एज ऑफ 9। अभी उनके नॉवेल्स की बात कर लेते हैं। तो उनका जो फर्स्ट नॉवल था वो था क्राई द पिकॉक। ये जो नॉवल था अनीता देसाई का फर्स्ट नॉवल था और ये पब्लिश हुआ था 1963 में। पब्लिशिंग ईयर के बारे में हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो ये नॉवल था उसकी जो स्टोरी थी उसमें जो मेन कैरेक्टर था वो था माया का कैरेक्टर, जो कि एक यंग एंड सेंसिटिव गर्ल थी हुज मदर इज़ डाइड, ब्रदर हैज़ गॉन टू अब्रॉड। So being the single child at home receives too much affection from her father, who is an advocate in Lucknow. जो उसके मदर की थी डेथ हो गई थी और उसके जो ब्रदर थे बाहर अब्रॉड चले गए थे और एक सिंगल चाइल्ड होने के कारण उसके जो फादर थे एक लॉयर थे, लखनऊ में एडवोकेट थे। तो उन्होंने उसको बहुत प्यार दिया था। देन जब वो बड़ी होती है शी मैरिज टू गौतम हु इज़ वेरी बिजी एंड प्रॉस्परस लॉयर। जब वो बड़ी होती है तो उसकी शादी जो होती है गौतम के साथ हो जाती है। गौतम जो कि बिल्कुल ही बिहेवियर में माया के ऑपोजिट होता है। गौतम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल किस्म का बंदा होता है और जो अपने काम में बिज़ी होता है, बिज़ी लॉयर है एक तरह से वो, और माया का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता। शी वांट्स द सेम लव एंड अफेक्शन फ्रॉम हर हस्बैंड एज शी रिसीव्स फ्रॉम हर फादर। और माया चाहती थी कि उसका हस्बैंड भी बिल्कुल उसे वैसे ही प्यार दे जैसे उसके फादर उसको देते थे, बट नेवर गेट्स। लेकिन वो वैसा प्यार उसको अपने हस्बैंड से नहीं मिल पाता। बीइंग नेग्लेक्टेड बाय हर हस्बैंड शी persistently remains obsessed with the prediction by an astrologer in her childhood that either she or her husband would die within the 4 years of marriage. अभी वो अपने हस्बैंड से उसको उतना प्यार नहीं मिल पाता था, तो अपने आप को वो नेग्लेक्टेड फ़ील करती थी और हमेशा यही थॉट उसके बार-बार दिमाग में आती थी कि उसको चाइल्डहुड में एक एस्ट्रोलॉजर ने उसको प्रेडिक्शन की थी कि उसकी शादी के 4 साल बाद या तो उसकी या उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। शी इज़ कंस्टेंटली हॉन्टेड बाय दिस थॉट। ये थॉट उसके बार-बार दिमाग में आती थी। इन द एंड ऑफ द नोवेल शी पुशेज़ हर हस्बैंड फ्रॉम द रूफ एंड शी बिकम्स कंप्लीटली इनसेन। फिर एंड में क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इस थॉट से ऑब्सेस्ड हो जाती है और एंड में अपने हस्बैंड को रूप से छत से धक्का दे देती है और खुद वो पागल हो जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल नॉवल है और अनीता देसाई मेनली साइकोलॉजिकल नॉवल ही लिखे हैं। विमेन साइकोलॉजी पे उन्होंने नॉवल लिखे हैं और ये क्वेश्चन भी आता है कि उसके जो अनीता देसाई के नॉवेल्स होते हैं वो मेनली उनका थीम मेनली क्या होता है, तो उनका मेनली थीम जो होता है वो होता है विमेन साइकोलॉजी। अनीता देसाई का सेकंड नॉवल है वॉइसेस इन द सिटी। ये नॉवल पब्लिश हुआ था 1965 में और इस नॉवल का जो बैकग्राउंड है वो है कलकत्ता सिटी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉइसेस इन द सिटी का जो बैकग्राउंड है वो कौन सी सिटी है, वो है कलकत्ता सिटी। और इस जो नॉवल के
3 मेन कैरेक्टर है जिनके आसपास ही पूरा नॉवल घूमता है, वो है मोनिशा, निरोध एंड आमला। ये तीनों सिबलिंग्स हैं जो कलकत्ता शहर में रहते हैं, और कलकत्ता सिटी में रह के उनको अपनी लाइफ में क्या-क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, उसी पे बेस्ड है ये नॉवल। अनीता देसाई स्पेंट सम टाइम इन कलकत्ता इन 1960। अनीता देसाई ने ये नॉवल लिखने से पहले 1960s में कुछ टाइम बिताया था कलकत्ता सिटी में। सो इन दिस नॉवल शी प्रेजेंट्स द नेगेटिव साइड्स ऑफ लिविंग इन अ मॉडर्न इंडियन सिटी वेयर यंग पीपल अनएबल टू फाइंड इनर पीस एंड इवन अ सेटिस्फैक्ट्री जॉब। वहाँ कलकत्ता सिटी में रहते हुए जो कुछ भी उसने ऑब्ज़र्व किया था, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा थी उस टाइम, एक मॉडर्न इंडियन सिटी में रहते हुए जो कुछ भी उसने ऑब्ज़र्व किया वो इसी नॉवल में उसने प्रेजेंट किया था। इस नॉवल में उसने प्रेजेंट किया है कि कैसे एक मॉडर्न इंडियन सिटी में यंग पीपल हैं, स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, और उनको ना तो उनको इनर पीस मिल रहा है, ना तो वो अपनी लाइफ में खुश हैं, और ना ही उनको एक छोटी सी जॉब तक जिससे वो सेटिस्फाई हो सके वो जॉब तक मिल रहा है। ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें उन्होंने ऑब्ज़र्व की थी कलकत्ता सिटी में रहते हुए, वो सारी उन्होंने अपने इस नॉवल जो वॉइसेस इन द सिटी है उसमें प्रेजेंट की हैं। ये था उनका सेकंड नॉवल। उसका थर्ड नॉवल था बाय बाय ब्लैकबर्ड। बाय बाय ब्लैकबर्ड था जो था बेस्ड था, इसका थीम था इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम पे, इंडियन इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम पे। ये पब्लिश हुआ था 1971 में। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स लिविंग इन लंदन एंड देयर प्लाइट। इसमें क्या प्रेजेंट किया उन्होंने, इंडियन इमिग्रेंट्स जो लंदन में रहते थे और उनकी जो दुर्दशा वहाँ पे होती थी उसको प्रेजेंट किया है। द टाइटल ब्लैक वर्ड इज़ यूज फॉर इंडियंस whom लंडनर्स वांट टू से गुड बाय। जो टाइटल में ब्लैक वर्ड यूज़ किया गया है, जो वर्ड यूज़ किया गया है वो ब्लैक वर्ड यूज़ किया गया है इंडियंस के लिए जो लंदन में रहते हैं, और जिनको लंदन वाले जो ब्रिटिशर्स हैं वो चाहते हैं, उनको गुड बाय करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो जो इंडियन है वहाँ से चले जाएं। सो जो इसके नॉवल के मेन कैरेक्टर हैं वो हैं देव। देव जो होता है वो लंदन जाता है स्टडी इकोनॉमिक्स करने के लिए, इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के लिए। ये क्वेश्चन आता है कि देव लंदन में किस चीज़ की स्टडी करने के लिए जाता है, सो दैट इज़ इकोनॉमिक्स। उसके बाद है आदित्य। आदित्य उसका जो है बंगाली होस्ट है, उसका बंगाली होस्ट भी है, फ्रेंड भी होता है, वो ट्राइज टू कॉम्प्रोमाइज़ विद द सिचुएशन इन लंदन। आदित्य का जो करैक्टर है उसके थ्रू ही हमें पता चलता है कि लंदन में कैसे जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं कैसे ह्यूमिलिएट होते हैं, कैसे वो उन सिचुएशंस में, लंदन की सिचुएशन में रहने की कोशिश करते हैं, अपने आप का सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वो जो आदित्य की एक इंग्लिश वाइफ है उसका नाम है सारा, और इन दोनों के करैक्टर के थ्रू हमें इंडियन इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम्स का पता चलता है। फोर्थ नॉवल है अनीता देसाई का द पीकॉक गार्डन। ये एक चिल्ड्रन स्टोरी है। ये पब्लिश हुआ था 1974 में। द बैकग्राउंड ऑफ द प्ले इज़ पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। जो इस स्टोरी का, जो इस नॉवल का जो बैकग्राउंड है वो 1947 जब इंडिया की पार्टीशन हुई थी तब का है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ मुस्लिम गर्ल जुनी। जुनी की स्टोरी है, हुज फैमिली स्टक्स इन द राइट्स बट दे डू नॉट गो पाकिस्तान एज अदर मुस्लिम्स डिड, रादर दे सीक refuge इन द गार्डन्स ऑफ द लोकल मॉस्क। जुनी जो एक छोटी सी बच्ची है, उसकी फैमिली क्या होती है कि राइट्स में जब उस समय दंगे होते हैं उसमें फंस जाते हैं, और वो पाकिस्तान नहीं जाते जैसे कि दूसरे मुस्लिम्स चले जाते हैं, और वो एक लोकल मस्जिद में के गार्डन में ही रिफ्यूज़ लेते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। ये एक चाइल्ड नॉवल है, चाइल्ड स्टोरी है, और इसका पब्लिशिंग ईयर मेन होता है कि कब ये पब्लिश हुआ था। 1974 में ये पब्लिश हुआ है, और बस ये इतनी बात याद रख। अनीता देसाई का फिफ्थ नॉवल है वेयर शैल वी गो दिस समर। ये जो नॉवल पब्लिश हुआ था ये 1975 में पब्लिश हुआ था, और इसका जो थीम था वो प्रेजेंट करता था एक सिटी की क्योटिक लाइफ का डिफरेंस शो करता था, और एक विलेज की काम और पीसफुल लाइफ दोनों का डिफरेंस बताता था। It is a simple story of Sita having 4 children and now 5th time pregnant, living with her husband in a city. ये एक छोटी सी स्टोरी है, सिंपल सी स्टोरी है, जिसकी मेन करेक्टर सीता है, जिसके 4 बच्चे हैं, और वो अब 5th टाइम प्रेग्नेंट है और एक सिटी में अपने हस्बैंड के साथ रहती है। She does not want to give birth to a child in city because she is frustrated how her other children have been spoiled by modern city lifestyle. अभी वो क्या है कि अभी अपने वो 5th चाइल्ड को सिटी में बर्थ नहीं देना चाहती, क्योंकि अभी जो उसके पहले से 4 बच्चे हैं वो बिल्कुल मॉडर्न सिटी लाइफस्टाइल है उनका, और बिल्कुल ही बिगड़े हुए हैं। अभी वो नहीं चाहती कि उसका जो 5th चाइल्ड हो वो भी उन जैसा हो। शी डिसाइड्स टू मूव टू मनोरी वेयर शी स्पेंट हर चाइल्डहुड। देयर शी एंजॉयज नेचर विद हर चिल्ड्रन। वो डिसाइड करती है मनौरी विलेज जाना, और ये क्वेश्चन आता है कि सीता कौन से विलेज में जाती है, तो उसका आंसर है मनौरी। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ है ये।
मनोरी विलेज में जाती है, जहाँ पे उसने अपनी चाइल्डहुड स्पेंड की होती है। एंड वो वहाँ पे अपने बच्चों के साथ पूरा नेचर का फुल इंजॉय करती है। फ्यू डेज लेटर हर हस्बैंड ऑल्सो कम्स देयर, एंड आफ्टर फ्यू डेज ऑफ enjoying द हीलिंग टच ऑफ नेचर दे मूव टू द सिटी। कुछ दिन बाद उसका हस्बैंड भी आ जाता है और वहाँ पे कुछ दिन बिताने के बाद वो लोग वापस चले जाते हैं। इन बिटवीन एक घटना होती है कि जो है मनोरी विलेज की जो लेक है, छोटी सी रिवर होती है वहाँ पे, ये सीता वहाँ पे के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है कि वो वहाँ पे डूबने लगती है, तो इसका हस्बैंड आके उसे बचाता है। सो ये छोटी सी घटना इसमें होती है और दोनों वो फिर हैप्पीली वापस अपनी सिटी में चले जाते हैं। सो ये थी इस नॉवल की स्टोरी। उसके बाद है सिक्स्थ नॉवल कैट ऑन अ हाउस बोट, और ये सिक्स्थ नॉवल जो था उनका वो ये पब्लिश हुआ था 1976 में। इट इज़ अ चिल्ड्रन बुक, और ये भी एक चिल्ड्रन बुक है। पहले भी अपने एक द पीकॉक गार्डन नाम का जो नॉवल देखा है वो भी चिल्ड्रन बुक थी। सो उनकी अनीता देसाई की चिल्ड्रन बुक पे क्वेश्चन ज़रूर आता है कि और या कितनी बुक्स लिखी हैं अनीता देसाई ने, चिल्ड्रन बुक कितनी लिखी हैं। सो उन्होंने 3 चिल्ड्रन बुक लिखी हैं। उनका नाम है द पीकॉक गार्डन 1974 में जो पहले की है हमने, कैट ऑन अ हाउस बोट 1976 में लिखी थी, द विलेज बाय द सी एन इंडियन फैमिली स्टोरी 1982। सो ये 3 जो हैं उन्होंने चिल्ड्रन बुक लिखी हैं। और ये जो थर्ड वाली है द विलेज बाय द सी, इसका बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि द विलेज बाय द सी का पूरा नाम क्या है। सो तो उसका पूरा नाम है द विलेज बाय द सी एन इंडियन फैमिली स्टोरी, और ये पब्लिश हुई थी 1982 में। नेक्स्ट नॉवल की बात की जाए तो उनका 7th नॉवल था, वो था फायर ऑन द माउंटेन, और जो सबसे ज़्यादा जो सेलिब्रेटेड नॉवल है अनीता देसाई का यही है। ये पब्लिश हुआ था 1977 में, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी नॉवल में से पूछे जाते हैं। और ये अनदर साइकोलॉजिकल नॉवल है अनीता देसाई का। अगेन इसमें वुमेन साइकोलॉजी की बात की गई है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ लोनली विडो नंदा कौल who lives in Kasoli, but her peace disturbs when her daughter Asha's granddaughter Raka comes to live with her, who is exactly like her, a recluse। ये स्टोरी है एक विडो की जिसका नाम है नंदा कौल, और वो कसोली के लोनली हिल्स में रहती है, पूरी लोनली लाइफ बिताती है। उसका एक नौकर है, सर्वेंट है, और बस ये अपनी एक पीसफुल सी लाइफ बिता रही होती है। लेकिन जो इसकी पीस है वो डिस्टर्ब होती है किसके आने से, जब इसकी डॉटर का नाम है आशा और उसकी डॉटर का नाम है राका। राका आती है इसके पास रहने के लिए। सो राका बिल्कुल नंदा कौल की जैसी होती है, but suddenly Nanda starts taking interest in Raka and decides to penetrate into Raka's world। लेकिन नंदा अभी जो पहले सिर्फ पीस चाहती थी कि उसके आसपास पीस हो, कोई भी ना हो उसके आसपास, अभी वो अपनी ग्रैंड डॉटर में इंटरेस्ट लेने लगती है। वो उसके बारे में जानना चाहती है कि वो क्यों ऐसी हो गई है, जैसी कि नंदा कौल खुद है। अनीता देसाई गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द नोवेल। साहित्य के स्पेलिंग गलत हो गए हैं यहाँ पे। सो अनीता देसाई ने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता है इस नॉवल के लिए। सो ये था उसका 7th नॉवल फायर ऑन द माउंटेन। 8th नॉवल है अनीता देसाई का गेम्स एट ट्विलाइट, और ये पब्लिश हुआ था 1978 में। और इट डील्स विद यूनिवर्सल थीम ऑफ चिल्ड्रन एट प्ले एंड देयर फैंटेसीज एंड डिसइल्यूशनमेंट्स। इसका जो थीम था वो भी बच्चों के साथ डील करता था, बच्चों की कैसी बचपन में कैसी फैंटेसीज होती हैं, क्या क्या उनको डिसइल्यूशनमेंट्स होती हैं, खेलते हैं जब वो लोग तो क्या क्या उनके मन में, क्या क्या उनकी साइकोलॉजी में आता है, ये सारा कुछ इस नॉवल में प्रेजेंट किया गया है। मेन कैरेक्टर जो हैं इस नॉवल के वो हैं रवि, रघु एंड अदर चिल्ड्रन। और ये बच्चे क्या होते थे, क्या कर रहे थे नॉवल में, ये हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। जो रवि होता है वो क्या जब उसकी टर्न होती है छुपने की, तो वो एक जगह छुपने जाता है, लेकिन वो छुपता छुपता क्या होता है कि वो एक शेड में गिर जाता है। लेकिन शेड में गिर जाता है, लेकिन उसके बाद वो पैनिक नहीं करता, बिल्कुल भी घबराता नहीं है, और सिचुएशन को बड़े वाइसली हैंडल करता है और उस शेड में से बाहर आ जाता है। सो ये जो है नॉवल है, ये सिंपल सी एक चाइल्ड स्टोरी है। उसके बाद जो नॉवल है 9th नॉवल है क्लियर लाइट ऑफ द डे। ये नॉवल भी डील करता है यंग पीपल के साथ, यंग पीपल के स्ट्रगल के साथ। सो क्लियर लाइट ऑफ द डे ये पब्लिश हुआ था 1980 में। इट इज़ सेटिंग इज़ इन ओल्ड दिल्ली एंड द स्टोरी अबाउट अ पोस्ट पार्टीशन इंडियन फैमिली। इसकी जो सेटिंग है वो ओल्ड दिल्ली की है, बैकग्राउंड ओल्ड दिल्ली का है, और इंडिपेंडेंस के बाद एक इंडियन फैमिली की स्टोरी को दिखाया गया है। नोवेल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। इस पे क्वेश्चन आता है कि जो क्लियर लाइट ऑफ द डे है वो नोवेल कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सो वो उसके हैं 4 सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन कवर करता है जो फैमिली है, जो जिस फैमिली के बारे में इसमें बात की गई है वो होती है दास फैमिली। दास फैमिली की पहले दास फैमिली में 4 बच्चे होते हैं,
उनके पहले उन बच्चों की अडल्ट हुड के बारे में डिस्कस किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, मतलब उनकी स्टोरी को बताया जाता है। सेकंड सेक्शन में उनके एडोलसेंस पीरियड के बारे में बताया जाता है, मतलब कि ये स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। पहले अडल्टहुड में जो चल रहा होता है करंट पीरियड उनका, वो बताते हैं, फिर वो सोचते हैं, फिर अपने एडोलसेंस के बारे में सोचते हैं। फिर एडोलसेंस के बारे में जो थर्ड सेक्शन है उसमें अर्ली अडल्टहुड, अगेन अर्ली अडल्टहुड में ये ट्रैवल करती है स्टोरी, फिर से ये फ्लैशबैक में जाती है। और चाइल्डहुड में जो फोर्थ सेक्शन है वो चाइल्डहुड का सेक्शन होता है। और जो मेन कैरेक्टर हैं इस नावल के, जिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैरेक्टर कौन से नावल का है, तो मेन कैरेक्टर है बिमला, जिसको नावल में बिम बोला जाता है। उसकी सिस्टर है तारा, बकुल ताराज हस्बैंड है, हु इज़ इंडियन एम्बेसडर टू यूएस। बाबा है बिमला का ऑटिस्टिक ब्रदर है। और राजा भी बिमला का ब्रदर है। मीरा मासी क्या होती है कि केयर टेकर होती है बिमला और उसके सारे सिबलिंग्स की। अनीता देसाई का 10th नॉवल है द विलेज बाय द सी एन इंडियन फैमिली स्टोरी। इसके टाइटल पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई इस नॉवल का पूरा टाइटल क्या है, द विलेज बाय द सी का पूरा टाइटल क्या है। तो सो टाइटल है द विलेज बाय द सी एन इंडियन फैमिली स्टोरी। सो जैसे कि टाइटल है, एक इंडियन फैमिली की स्टोरी है। इसमें वो कैसे स्ट्रगल करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे स्ट्रगल करते हैं, यंग होते हैं, जवान होते हैं, फिर क्या स्ट्रगल होता है, ये सारी स्टोरी इसमें बताई गई है। ये पब्लिश हुआ था 1982 में। इसकी सेटिंग है एक छोटा सा विलेज है वेस्टर्न इंडिया का, थुल नाम का विलेज है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ पुअर फैमिली ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट। एक गरीब फैमिली की स्टोरी है जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी आर, अभी इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर कौन कौन है। लीला है जो कि 13 ईयर ओल्ड गर्ल है। हरी है लीला का 12 ईयर ओल्ड ब्रदर है। बेला एंड कमल के 2 यंगर सिस्टर्स हैं। फिर उनकी एक मदर है जो कि बीमार रहती है। उनका फादर है जो कि अल्कोहलिक है, शराबी है। फिर है डिसल्वा क्या करता है कि वो लीला की हेल्प करता है व्हेन हरी गोज़ टू बॉम्बे। हरी जो उसका ब्रदर है बॉम्बे काम ढूंढने के लिए चला जाता है। उस टाइम डिसल्वा जो होता है लीला की हेल्प करते हैं। फिर एक करैक्टर है जग्गू क्या है, एक रेस्टोरेंट ऑनर है जो कि हेल्प करता है हरी की है। देन उसके बाद है मिस्टर पान वाला कौन होता है, वो हरी का फ्रेंड होता है। और एक करैक्टर है सैयद अली साहब, ये है एक रिसर्चर। इस नावल के लिए अनीता देसाई को एनुअल गार्जियंस चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज़ मिला था ये नावल लिखने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं मेन जो स्ट्रीम नावल है उनके हैं 11th नावल इन कस्टडी नावल जो था पब्लिश हुआ था 1984 में। और इसको शॉर्टलिस्ट किया था बुकर प्राइज़ के लिए। ये भी अच्छा नावल था इनका। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। इसका पब्लिकेशन ईयर ज़रूर याद रखना, और ये भी याद रखना है कि ये बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुआ था। It is a story about the deteriorating condition of Urdu language and Urdu poets. उर्दू जो लैंग्वेज है उसकी जो कंडीशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, उसको लेके था ये नावल। द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी आर देवन शर्मा और हिंदी प्रोफेसर, नूर शाहजहान बादी उर्दू पोइट था, मुराद देवंस फ्रेंड, सिद्दीकी देवंस फेलो लेक्चरर ऑफ उर्दू, इम्तियाज़ द सेकंड वाइफ ऑफ नूर, सरला देवंस वाइफ। ये मेन कैरेक्टर थे इस ये जो नावल है कस्टडी का। नेक्स्ट जो नावल था अनीता देसाई का वो था वो गार्टनर्स बॉम्बे। It is published in 1988. It is a story of German Hugo, a Berlin Jew, who comes to India to escape Nazis. ये एक स्टोरी है जर्मन की जो कि बर्लिन से भाग के आता है इंडिया और नाज़ी से बचना चाहता है। विल्स ऑफ लाइफ इन इंडिया ओनली टू बी इंटरप्टेड बाय वॉर एंड देन पार्टीशन एंड फाइनली फाइंड अ होप इन द मल्टीट्यूडिनियस बॉम्बे। और नाज़ी से भाग के आता है तो इंडिया में लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश करता है। फिर वर्ल्ड वॉर भी होता है, फिर पार्टीशन भी इंडिया की देखता है। ऐसे वो फाइनली बॉम्बे में जो होता है अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस उसको होते हैं। उसकी ये सारी स्टोरी है। अनदर जो नावल है अनीता देसाई का वो है जर्नी टू इथाका। यह पब्लिश हुआ था 1995 में। ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नावल नहीं है, जस्ट इसके नाम और पब्लिकेशन ईयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो इस नावल का नाम लिया गया था एक पोइम से लिया गया था। वो पोइम किसने लिखी थी, कंटेस्टाइन पीप कैबाफाई ने लिखी थी। और ये नावल क्या था, इट्स अबाउट अ पिलग्रिमेज टू इंडिया बाय अ यंग कपल, इटालियन मैथ्यू एंड जर्मन सोफी, एंड लाइफ ऑफ अ मिस्टीरियस वुमेन लैला नॉन एज मदर। ये एक कपल जो कि इटालियन था और उसकी जो वाइफ थी सोफ़ी थी, ठीक है, वो इंडिया में आते हैं और एक मिस्टीरियस वुमेन लैला से मिलते हैं जिसको द मदर कहा जाता है नावल में। उनके आसपास घूमती है इस नावल की स्टोरी। उसके बाद है जो
सबसे इम्पॉर्टेंट नावल में से माना जाता है अनीता देसाई का, वो है फास्टिंग फीस्टिंग। यह पब्लिश हुआ था 1999 में। दिस नावल इज़ शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज़। ये भी बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुआ था। और इसके पहले भी एक नावल हमने किया है, वो भी बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया हुआ था। सो जो बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए थे वो नावल इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ओवरवर्क्ड स्पिंस्टर उमा who does everything for her family but cannot get satisfaction and happiness in her life। ये इसका मेन करेक्टर उमा है, जिसके आसपास सारा ही जो है नोबल घूमता है। स्पिंस्टर है जिसकी शादी नहीं हुई है। उमा बहुत ज़्यादा एज हो गई है उमा की, और शादी नहीं हुई है और अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी जो है उसको सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस नहीं मिलती अपनी लाइफ में। सो ये फास्टिंग फीस्टिंग भी इम्पॉर्टेंट है नॉवल। देसाई का जो नेक्स्ट वर्क है वो है डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज। सो ये जो है शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन है, ये पब्लिश हुई थी 2000 में। देयर आर 9 स्टोरीज इन दिस कलेक्शन, और इस कलेक्शन में 9 स्टोरीज थी। जो नेक्स्ट नावल था अनीता देसाई का वो था द जिगजैग वे। यह पब्लिश हुआ था 2004 में। नॉट सो इम्पॉर्टेंट नावल है ये, इसमें से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये नावल है एक अमेरिकन एकेडमिक के बारे में। एकेडमिशियन था वो और राइटर था, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मैक्सिको जाता है और अपने पैशन को, फिक्शन राइटिंग के लिए अपने पैशन को रीडिस्कवर करता है। सो ये एक छोटी सी स्टोरी है। लास्ट में अनीता देसाई की एक और कलेक्शन आई थी, अभी ये स्टोरीज़ कलेक्शन ही थी, ये नोबेला की कलेक्शन थी। और ये इसका जो टाइटल रखा गया था वो था द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस। ये पब्लिश हुआ था 2011 में पब्लिश हुआ था, और इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 3 नोवेलास, और इसमें 3 नोवेलास थे लिखे हुए। नोवेलास होते हैं जो स्टोरी से थोड़ी बड़ी लेंथ के होते हैं, नोवेल से थोड़ा छोटे होते हैं, उनको नोवेलास बोलती हैं। मतलब शॉर्ट स्टोरी से कुछ बड़ी स्टोरी हो, नोवेल से कुछ कम हो। सो ये सारा कुछ था अनीता देसाई के बारे में, अनीता देसाई की बायोग्राफी और उनके लिटरेरी वर्क के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अनीता देसाई के ऊपर बेस्ड MCQs लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। हमारी वीडियो को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।